Hello everyone of class 12th. Now the next topic, important one, is force between two long and parallel current carrying conductors. दो लंबे और क्या कहते हैं कि पैरेलल रखे हुए करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगता है। देखिए, इसमें दो कंडीशंस होती हैं। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि अगर किन्हीं दो कंडक्टर्स में कोई स्ट्रेट वायर्स इस प्रकार से रखे हुए हैं, उसमें करंट की डायरेक्शन अगर सेम है दोनों में, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचने का प्रयास करेंगे। ये दोनों यहाँ पर से यहाँ पर टाई कर रखे हैं, जोड़ रखे हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर जोड़ रखे हैं, तो दोनों देखिए सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में, एक में करंट ऊपर की ओर को फ्लो कर रही है, एक में नीचे की ओर को, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब वो फोर्स कितना लगेगा इन दोनों के बीच में, जो रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स है, उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम दो पी क्यू और आर एस दो वायर्स को कंसिडर करते हैं। एल लेंथ के ये वायर्स हैं बाय द वे। पी क्यू में I1 करंट फ्लो कर रही है, पी क्यू में I1 और RS में I2 करंट फ्लो कर रही है, ये हम देख रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन इज इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड बी एट एनी पॉइंट ऑन आर एस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट I1 करंट की वजह से, पी क्यू में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड जो है कौन फील करेगा, RS। तो वो कितना होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। ये एक्सप्रेशन आप पहले निकाल चुके हो। लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है डायरेक्ट लिखा है अभी यहाँ पर। इसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं मैक्सवेल के स्क्रू रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल से पता चल जाएगा। तो डायरेक्शन कहाँ को होगी, ऐसे मैक्सवेल का स्क्रू रूल, ऐसे स्क्रू को आप टाइट करते हो तो स्क्रू अंदर की तरफ जाता है। अगर करंट ऐसी है तो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन डाउनवर्ड्स होगा, नीचे की तरफ को, प्लेन के जहाँ पर हमने ये करंट प्लेन ये है जहाँ पर हमने वायर्स बना रखे हैं, उसके नीचे को डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होगी। अब जो RS वाला कंडक्टर होगा वो क्या होगा, बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ होगा। इसकी वजह से बी मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ना इसमें, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है I2, वो किसके इन्फ्लुएंस में फ्लो करेगी, बी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, तो वो एक फोर्स को फील करेगा। वो फोर्स क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ लेंथ L ऑफ RS इज गिवन बाय F इज इक्वल टू क्या होता है, IBL होता है। IBL साइन थीटा पढ़ा होगा ना आपने, साइन 90 हुआ यहाँ पर परपेंडिकुलर हुआ, तो IBL F इज इक्वल टू I2, करंट उसमें I2 है, B मैग्नेटिक फील्ड है, L उसकी लेंथ है। इन वैल्यूज़ को रख दीजिए, I2 B की वैल्यू यहाँ से रखिए, अभी निकाली थी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R इंटू L हो गया। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर निकालोगे तो टोटल लेंथ में जितना फोर्स लगेगा वो है ना, पर यूनिट लेंथ माने लेंथ का भाग दे देंगे, F अपॉन L। लेंथ L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, ज़्यादा वैसा ही बचा, क्या बचा ज़्यादा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये रहा I1 I2 अपॉन R। आ रही है बात समझ में। सेम की सेम कंडीशन जो होगी सिमिलरली किसमें होगा, ड्यू टू करंट RS I2 ये होगा ना। देखो, सिमिलरली द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ PQ ड्यू टू द करंट I2 इन RS इज क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। वही तो होगा उसमें भी, ठीक हो गया। अब दो कंडीशंस होती हैं इसमें, देखिए, एक तो जैसे करंट सेम डायरेक्शन में होगा ना, ये करंट, इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी टुवार्ड्स RS। इस पर लगने वाले बल की दिशा RS की तरफ होगी, RS पर लगने वाले बल की दिशा PQ की तरफ होगी। बट ऑन द अदर एंड इफ द करंट्स आर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इसमें ऊपर की ओर को, इसमें नीचे की ओर को करंट फैलेगा, दौड़ रहा होगा, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम PQ होगी। इसके द्वारा इसमें लगाया गया फोर्स अवे फ्रॉम PQ, RS पर भी लगाया गया अवे फ्रॉम RS, ये इसमें होता है, ठीक हो गया। अब एक कंडीशन हमारी ये आएगी, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। अगर दोनों वायर्स में दौड़ने वाला करंट बराबर है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I है बाय द वे, तो इसमें रख देंगे हम इसको, क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, I1 और I2 की जगह I रख देंगे, तो I इंटू आई स्क्वायर हो गया अपॉन R, इतना न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से एम्पियर की डेफिनेशन निकल के आती है, 1 एम्पियर। हाई स्कूल में जो आपने 1 एम्पियर पढ़ा था वो अलग तरीके से डिफाइन किया गया था। यहाँ पर क्या है, अब कंडीशन क्या होती है कि अगर दो पैरेलल वायर्स को हम उसमें करंट को इस 1 मीटर दूरी पर अगर उनको रखें, पहले तो सबसे पहली बात क्या हुई कि हमको उनके बीच की डिस्टेंस कितनी बनानी है, 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी पर अगर वो रखे हुए हैं दो करंट कैरिंग वायर, और
उनमें हम करंट को इस प्रकार से एडजस्ट करें, करंट हम ऐसे फ्लो कराएं कि उनके बीच में लगने वाला जो बल है वो 2 इंटू 10⁻⁻7 हो, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। अगर इतना फोर्स उनके बीच में लगे तो तब उनसे होकर बहने वाला जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। ये डेफिनेशन होती है, ये याद करेंगे आप, यही आएगा परीक्षा में, आपको यही लिखना है। 1 एम्पियर इज दैट स्टेडी करंट विच when flowing in each of two infinitely long parallel conductors 1 meter apart in vacuum produced a force of 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ बिटवीन देम। ठीक हो गया, ये एम्पियर की डेफिनेशन यहाँ से निकल के आएगी। आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। ये टॉपिक अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें होगा, उसको फिर हम एक्सप्लेन करेंगे।